नमस्कार। भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। एक ऐसी रेस जिसमें दो बहुत बड़ी कंपनियां दो बिल्कुल अलग रणनीतियों के साथ आमने सामने हैं। आज हम इसी दिलचस्प टकराव की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल सीधा सा है, ईवी की इस रेस को कौन जीतेगा? वो जो खरगोश की तरह तेजी से दौड़कर सब कुछ हासिल करना चाहता है, या वो जो कछुए की तरह धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहा है? ये सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी की कहानी नहीं, बल्कि ये भारत के ईवी बाजार के भविष्य का सवाल है। और ये रेस कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगा सकते हैं। अनुमान है कि FY31 तक भारत का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट हर साल 41% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR से बढ़ेगा। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम कछुए और खरगोश की जानी पहचानी कहानी का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ है खरगोश जो स्पीड और स्केल यानी रफ्तार और बड़े पैमाने पर काम करने में यकीन रखता है, और दूसरी तरफ है कछुआ जो धीरे और मजबूती से चलता है, जिसका पूरा फोकस क्वालिटी और परफेक्शन पर है। ये एक क्लासिक बिजनेस स्ट्रैटेजी का मुकाबला है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी रेस के खरगोश यानी ओला इलेक्ट्रिक से। इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, जितनी जल्दी हो सके मार्केट पर कब्जा करो। और इसके लिए उन्होंने चुना वर्टिकल इंटीग्रेशन का रास्ता, मतलब सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना। तो ओला का गेम प्लान क्या था? देखिए, इन्होंने हर चीज को इन हाउस करने का फैसला किया। बैटरी बनाने के लिए एक बहुत बड़ी गीगा फैक्ट्री खड़ी कर दी। बेचने के लिए अपने खुद के स्टोर्स खोले, यानी डायरेक्ट टू कस्टमर। S1 जैसे मॉडल्स के साथ आम आदमी को टारगेट किया। और इस सब के लिए अगस्त 2024 में एक जबरदस्त IPO के जरिए भारी भरकम पैसा भी जुटाया। ये एक ऑल आउट अग्रेसिव अप्रोच थी। और जानते हैं, शुरुआत में ये स्ट्रैटेजी काम भी कर गई। 2024 में एक वक्त ऐसा था जब भारत में बिकने वाले हर 2 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में से एक ओला का होता था। उन्होंने मार्केट का लगभग 50% हिस्सा अपने नाम कर लिया था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन कहानी में एक और खिलाड़ी भी है। बिल्कुल अलग सोच, बिल्कुल अलग अंदाज। अब मिलते हैं कहानी के कछुए से, एथर एनर्जी। इनकी स्ट्रैटेजी थी एक प्रीमियम ब्रांड बनाने की, जिसकी बुनियाद गहरी रिसर्च और बेहतरीन क्वालिटी पर रखी गई हो। एथर का सफर उनकी सोच को साफ दिखाता है। 2013 में कंपनी शुरू हुई, लेकिन अपना पहला प्रोडक्ट एथर 450 लॉन्च करने में इन्हें 4 साल से ज्यादा लग गए। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ परफेक्ट करना चाहते थे। प्रोटोटाइप को असल सड़कों पर 50,000 किलोमीटर से ज्यादा टेस्ट किया गया, और उस लंबी तैयारी के बाद 2025 में वे अपना सफल IPO लेकर आए और फिर रिश्ता स्कूटर लॉन्च किया। तो एथर का तरीका बिल्कुल अलग था। इन्होंने अपना ध्यान एक शानदार प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर बनाने पर लगाया, लेकिन ओला के उलट मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर दिया ताकि लागत पर कंट्रोल रहे। और सबसे जरूरी बात, ये किसी नए शहर में अपना स्कूटर तब तक लॉन्च नहीं करते थे जब तक वहां इनका सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार न हो जाए। क्वालिटी पहले, क्वांटिटी बाद में। तो अब हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां हैं, एक खरगोश की, दूसरी कछुए की। अब देखते हैं कि बाजार में और कंपनी की बैलेंस शीट पर इन रणनीतियों का नतीजा क्या निकला। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। और ये रहा वो पल जिसने सबको चौंका दिया। अगस्त 2025 के वाहन रजिस्ट्रेशन के आंकड़े। धीमी और स्थिर चाल चलने वाले एथर ने महीने की सेल्स में तेज दौड़ने वाले ओला को पीछे छोड़ दिया। एथर ने 10,248 यूनिट्स रजिस्टर की, जबकि ओला ने 9,522। ये एक बड़ा संकेत था कि शायद हवा का रुख बदल रहा है। अब जरा इन दोनों की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं, क्योंकि असली कहानी तो नंबर ही बताते हैं। ओला का रेवेन्यू एथर से दोगुने से भी ज्यादा है, जो दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा स्कूटर बेच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका घाटा बढ़कर 1400 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। वहीं एथर ने रेवेन्यू तो बढ़ाया, लेकिन साथ ही अपना घाटा काफी कम कर लिया। मतलब ओला ज्यादा बेच रहा है पर ज्यादा पैसे गंवा भी रहा है, जबकि एथर एक ज्यादा सस्टेनेबल यानी टिकाऊ रास्ते पर चल रहा है। इन नतीजों का असर सीधा स्टॉक मार्केट पर भी दिखा। मई 2025 में अपने IPO के बाद से एथर के शेयर 66% से ज्यादा चढ़ गए। वहीं 2024 में लिस्ट होने के बाद से ओला के शेयर की कीमत लगभग 22.5% गिर गई। ये दिखाता है कि अब निवेशक किस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं।
और सिर्फ निवेशक ही नहीं, मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे थे। कोटक सिक्योरिटीज के एक टॉप एनालिस्ट का ये बयान देखिए, जिसमें उन्होंने ओला के शेयर के लिए एक ऐसा टारगेट प्राइस दिया जो उसके आईपीओ प्राइस से बहुत ही कम था। इससे साफ है कि मार्केट को ओला की ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाली स्ट्रेटजी पर अब शक होने लगा था। तो इसका मतलब क्या है? क्या रेस खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इस कहानी का आखिरी चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है और दोनों कंपनियों के लिए क्या फायदे और क्या चुनौतियां हैं। आगे की लड़ाई के लिए दोनों के तरकश में अपने अपने तीर हैं। ओला के पास आज भी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और सरकारी पीएलआई स्कीम का फायदा है, जिससे उनकी लागत कम होती है। वहीं एथर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी ब्रांड इमेज, जो क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम बन गई है, और उनके लॉयल कस्टमर्स का बढ़ता हुआ बेस। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये रेस सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं है। पूरे ईवी सेक्टर के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता, टीवीएस और बजाज जैसे पुराने खिलाड़ियों का मैदान में उतरना और बिना क्वालिटी गिराए प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रेशर। इन सब मुश्किलों से जो भी बेहतर तरीके से निपटेगा वही आगे जाएगा। तो आखिर में ओला और एथर की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। भविष्य की इस रेस में विजेता कौन होगा? वो जो सबसे पहले सबसे बड़ा बन गया, या वो जो लंबे समय तक टिकने के लिए बना है? इस सवाल का जवाब ही भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल के भविष्य की दिशा तय करेगा।